भारतीय संविधान हमारा जो था, अभी आप पिछली कक्षा में कई बार पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल 25 अध्याय हैं, जिसे आप भाग बोल सकते हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से तो 22 भागों में था, मूल रूप से 22 भागों में था। उसमें से एक भाग हटा दिया गया और 4 भाग जोड़ दिए गए। तो कुल मिलाजुलाकर आज के समय में हमारे संविधान में कितने भाग हैं? आप कहेंगे ओवरऑल 25 भाग हैं। आज इस 25 चैप्टर का दूसरा चैप्टर है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? संवैधानिक इतिहास पूरे तरीके से समितियों तक कंप्लीट करने के बाद ये जो किताब संविधान की तैयार की गई थी, उस किताब में आप उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को सबसे पहले पढ़ें, जिसमें भारत के प्रभुत्व, अखंडता या जो भी है, मतलब इन सब के बारे में पढ़ा गया, भारतीय शक्ति के बारे में। उसके बाद जो है 25 अध्याय का पिछली क्लास में पहला चैप्टर यानी कि भाग 1 कंप्लीट हुआ। आज हमारा भाग 2 है। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? आप कहेंगे टोटल 6 अनुच्छेद हैं, 5 से लेकर के 11 तक, 7 अनुच्छेद। मेरी बात को समझ रहे हैं? 4 अनुच्छेद आप पिछले वाले में पढ़ चुके हैं, 7 अनुच्छेद आज दूसरी क्लास में पढ़ना है। अब किस भाग के तहत? आप कहेंगे भाग 2 के तहत, ठीक है ना। भाग 2 में जो है भारतीय नागरिकता है। चैप्टर का नाम ऊपर लिखा रहा होगा, आप पढ़े होंगे। चैप्टर का नाम क्या था? नागरिकता था। भारत राज्यों का संघ होगा, वो तो अलग था। अब दूसरे में क्या है? भारतीय नागरिकता, ठीक है ना, समझिएगा। अब देखिए क्या है ना कि हमारा जो इतिहास रहा है, हम ब्रिटेन वालों के गुलाम रहे हैं। यहां संसद कौन बनाई? आप कहेंगे अंग्रेज बना के गए। यहां के आज भी नियम कानून कायदे जो हैं, चाहे पुलिस विभाग हो या कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर आज भी अंग्रेजों के नियम चल रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो ये जो नागरिकता के प्रावधान है ना, आज भी ब्रिटेन द्वारा जो नियम दिए गए थे, लगभग हमारी संसद उसी का पालन करती आ रही है। या संसद को लगा होगा कि नहीं, ये अंग्रेजों का है, ये नागरिकता का प्रावधान काफी हद तक सही है, जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। इसका मतलब आप समझते हैं? आप यदि किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? जबकि अमेरिका की बात करें हम, अमेरिका देखिए हमेशा से इतिहास रहा है कि यह दोहरी नीति पर चला है। दोहरी नीति का मतलब क्या है? जैसे भारत से मिला है, पाकिस्तान को भी हथियार बेचेगा, भारत को भी हथियार बेचेगा, दोनों को लड़ाएगा भिड़ाएगा। अब ब्रिटेन का इतिहास क्या रहा है? वो जिधर रहा है हमेशा खुल के रहा है। ब्रिटेन की बात करें, अगर किसी पर आक्रमण किया, किसी पर अधिकार जमाया रहा, या उसकी जो नीति भी रही है लगभग खुली नीति रही है। जबकि ये अमेरिका अपने हर कामों में दोहरा, इसका दोहरा रवैया जो है ना, हर एक काम में है। ये नागरिकता में भी इसकी यही दिखती है। आप दुनिया के किसी भी देश पर यकीन कर सकते हैं, कोई भी देश हो, हर देश पर यकीन कर सकता है। यहां तक कि पाकिस्तान, भारत एक दूसरे पर यकीन कर सकते हैं, मगर अमेरिका पर कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कब किसकी तरफ पाला बदल लेता है ये कोई भी नहीं जानता। ये हमेशा अपना फायदा देखता है। उसके शस्त्र भी, हथियार जो भी है, बिकने चाहिए अधिक से अधिक, और जब वो लड़ाएगा नहीं तब तक बिकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। तो अमेरिका जो है ना, दोहरी नागरिकता देता है। इसकी दोहरी नागरिकता का जो है ना, इससे बहुत फायदा भी हुआ है। काफी हद तक इस दोहरी जो नागरिकता है, इसका अमेरिका हमेशा फायदा लेता रहा है, ठीक है ना। चाहे शिक्षा से लेकर के तकनीकी क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, आप सबसे ज्यादा जो है साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, या किसी भी क्षेत्र के जो सुलझे हुए व्यक्ति, काफी अलग नॉलेज रखते हैं, वो आपको अमेरिका से देखने से मिलेंगे। समझिएगा। तो भारत में इंग्लैंड के समान जो है एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। अब देखिए, मान लीजिए कि भारत की नागरिकता लेनी है, आप यहां पर हैं, वो एक अलग हो गया। ओवरऑल कुल मिला जुला कर सही बोलते हो वो, कभी हो गया जब डिस्टर्ब बोला। ओवरऑल यदि हर तरीके से देखा जाए तो भारत की नागरिकता 5 तरीके से ली जा सकती है, जबकि त्यागा कितने प्रकार से जा सकता है? आप कहेंगे 3 तरीके से। समझिएगा। जो एक भारतीय संसद है 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लेकर के आएगी। समझिएगा मेरी बात को।
पिछले वाले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि जो भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों को बांटना, उन्हें विभाजित करना, उन्हें मिलाना, उनके नाम को बदलना, यह सभी अधिकार संसद को दिए गए थे। किसमें? भाग 1 में। भाग 2 भी जो है पूरे तरीके से संसद के अधिकार में है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जैसे अगर कोई पूछ दे नागरिकता से जुड़े कोई विषय है, उस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा, राष्ट्रपति का होगा या किसका होगा, तो आप सरासर बोलेंगे भाग 1 में भी संसद थी और भाग 2 में भी संसद ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नागरिकता से जुड़े जितने भी नियम कानून कायदे हैं सब कौन बनाएगा? भारतीय संसद बनाएगी। संसद एक काम की ना, 1955 में एक अधिनियम लेकर के आए। 1955 में एक अधिनियम लेकर के आए जिसका जो है काफी हद तक कई बार पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ करके तमाम तरीके से मतलब कि गलत फायदा उठाया गया। उसमें कई समय समय पर संशोधन हुए। 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, कई बार ऐसे कुछ मुद्दे उठते रहे कि ये संसद क्या है उसमें संशोधन करती रही। अब ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया उसमें था क्या? अब ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसमें था क्या, समझिएगा। इस अधिनियम के तहत नागरिकता जो है 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से तरीके हैं? आप कहेंगे जन्म से। अब भाई अभी यहां पैदा हुए तो इंडिया के नागरिक होंगे, है कि नहीं? अब इसमें विवाद ये उठा कि मान लीजिए 1951 में कौनो कश्मीर की महिला पैदा हो गई। कश्मीर में कोई कश्मीर की महिला है जो 1951 में 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद 1951 में कश्मीर में पैदा हो गई और उसके बाद वो किसी पाकिस्तानी से शादी कर ली, तो पाकिस्तानी जो थे इसका फायदा उठा के घुसपैठ करते रहते थे। तो कश्मीर की महिला जब भी पाकिस्तान में शादी करती थी, कई बार ऐसा होता था कि उसका गलत फायदा सीधे सीधे पाकिस्तानी उठाते थे। 1965 के युद्ध में भी यही देखने को मिला था कि पाकिस्तानियों ने हजारों की संख्या में घुसपैठ करा दिया था। अब वो जब आते थे यहां पर, अगर किसी तरीके से यहां की महिला से शादी कर लिए तो उसके बच्चे पैदा हुए। अब समझिए बात को, वो घुसपैठी आए हैं। 1965 के युद्ध के दौरान हजारों संख्या में घुसपैठियों को पाकिस्तानी सेना भेजी थी कश्मीर में। वो यहां आ गए, किसी तरीके से लोकल में रहते रहते शादी कर लिए, तो बच्चे पैदा हुए, बाई चांस वो चले गए और या अपना जो भी अपनी नीति के हिसाब से तैयार किए, तो उसमें जो था देशद्रोह होने का बहुत सा मतलब हथकंडा बना रहता था। इन चीजों को देख करके इसमें संशोधन किया गया। पहला तो जन्म से है, दूसरा क्या है? वंश परंपरा से। यदि मान लीजिए कि वंश यहां पर रहा है, उसके प्रमाण पत्र जो भी निवास है सब मौजूद है, तो वो एक बार वंश परंपरा के हिसाब से नागरिकता का दावा कर सकती है, बशर्ते उसके प्रावधान जो है 6 साल 7 साल भर रहने का, वो अलग चीज है, समझिएगा। फिर पंजीकरण से कोई पाकिस्तानी गायक अगर भारत में आ गया, कोई पाकिस्तानी राहत फतेह अली खान हो या जो भी हो, पाकिस्तानी गायक आ गए, एक्टर आ गए, भारत में रहने लगे, धीरे धीरे उनका यहां पर व्यवसाय कमाने का तौर तरीका बढ़ता गया। अब मान लीजिए उन्हें भारत की नागरिकता लेनी है, तो वो किसके माध्यम से लेंगे? आप कहेंगे पंजीकरण के माध्यम से। जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा, पंजीकरण, इन्हें आप बखूबी समझते हैं। फिर देशीयकरण है, अब भूमि अर्जन है, किसी दूसरे देश के भूभाग को मिला लिए, वो अलग हो गया भूमि अर्जन, है ना। तो ये हमारा 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता ली जा सकती है, जबकि 3 तरीकों से भारत सरकार वंचित कर देगी। कौन कौन से हैं? किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण करेंगे तो भारत के नागरिक नहीं रह गए, अब आप सिर्फ उस देश के रह गए, क्योंकि भारत में कौन सी नागरिकता चलती है? आप कहेंगे ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता। फिर नागरिकता का परित्याग करके अगर कोई व्यक्ति है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग रहा है, तो वह आपका जो है ना नागरिकता का परित्याग करके भी भारतीय नागरिकता से वंचित हो जाएगा। लास्ट में आपका जो है भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर देशद्रोह जिसे हम बोलते हैं। कभी कभी होता है ना कि खुले तौर पर कुछ लोग मतलब उभर करके आगे एकदम भारतीय जो अखंडता है उसको छीन करने लगे, तो भारत सरकार, ऐसी परिस्थिति तो आने का कम ही चांस है, मान लीजिए 0.1% भी नहीं है, इतना कोई खुलेआम खुल करके भारत का विरोध नहीं करेगा,
कि उसे देशद्रोह के हिसाब से नागरिकता से त्याग दिया जाए। हाँ, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, जो कि पैसे लेकर के भाग गए, तो उन्हें सरकार वंचित कर देती है। जैसे है ना, भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर, तो जो यहां से पैसे वैसे लेकर के भाग गए, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, तमाम ऐसे हैं, तो उन्हें जो है ना भारत सरकार खुद नागरिकता से वंचित कर देती है। समझ रहे मेरी बात को? अभी क्या है, इसके बाद देखिए जो आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वो पढ़े जाएंगे। ये नागरिकता के कुछ प्रावधान थे जिन्हें जानना बेहद जरूरी था। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो अनुच्छेद है वो आएंगे, उसे आप देखिएगा। तो अब देखिए जो नागरिकता से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, ये आपके जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से जुड़े हैं, बेहद ही आसान है। बस ये आप समझते चलिएगा, आपको एकदम मतलब कहानियों जैसा पढ़ेंगे नॉर्मल तरीके से याद हो जाएगा। समझिएगा, अनुच्छेद 5 की हम बात करें, अनुच्छेद 5 की, जैसे हम भाग 1 में अनुच्छेद 1 पढ़ रहे हैं, भाग 1 का जो पहला वाला अनुच्छेद था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि भारत जो है कई राज्यों से मिल करके बना है, तो मेन जड़ को पढ़े थे। अब बताइए जो नागरिकता है, नागरिकता की मेन जड़ क्या होगी? नागरिकता की मेन जड़ यह है कि अगर हम संविधान लागू कर रहे हैं, मान लीजिए 1950 में संविधान हम लागू कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे भारत की भूमि पर, उस दौरान हमारे भारत की भूमि पर जितने भी लोग रह रहे हैं सब भारत के नागरिक समझे जाएंगे। समझिएगा मेरी बात को। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के आरंभ होने पर, अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के आरंभ होने पर ऐसे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, ऐसे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका भारत में अधिवास हो, निवास प्रमाण पत्र कह लीजिए, चाहे घर द्वार कह लीजिए, मतलब जो यहाँ पे निवासी के तौर पर संविधान प्रारंभ होने से पहले से ही रह रहे हैं, वह सभी व्यक्ति भारत के नागरिक समझे जाएंगे, नागरिक होंगे। और समझिएगा, यदि मान लीजिए कि उसके माता पिता में से किसी का भारत में जन्म हुआ है, जैसे संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने से पहले, जैसे मान लीजिए कि, समझिएगा, ऐसा मान लीजिए कि 1957 में कोई लड़का पैदा हुआ। समझिएगा मेरी बात को, 1957 में कोई लड़का मान लीजिए कि अमेरिका में या फ्लाइट कहीं मतलब किसी देश विदेश में पैदा हो गया, उसके माता पिता जो हैं संविधान लागू होने 1950 के पहले से ही भारत में रह रहे हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट जो विदेशों में यूक्रेन अमेरिका लेकर के कई जगहों पे पढ़ने जाते हैं, तो उनके माता पिता भारत में रह रहे हैं। जिनके माता पिता भारत में रह रहे हैं उनके बच्चे तब तक विदेशी नागरिक नहीं हो सकते जब तक कि वो भारत की नागरिकता त्यागे न हो। एक विशेष नीति के तहत कुछ 16 देश हैं, पूरे विश्व में 16 देश हैं जिनमें जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको एक विशेष तौर पर नागरिकता का प्रावधान जो है दिया जाता है, वीजा। 16 देशों में, बाकी किसी और देश में ऐसा नहीं है भारत की तरफ से, वो अलग चीज है, उसे बाद में लेकर आएंगे। समझिएगा, अगर मान लीजिए कि 1957 में कोई लड़का पैदा हो गया तो वह भी भारत का नागरिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके माता पिता संविधान लागू होने से पहले से ही भारत में रह रहे हैं। समझे आप मेरी बात को? ध्यान दीजिएगा, या जो 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो या उसके माता पिता में से किसी का भारत में जन्म हुआ हो। भाई संविधान लागू होने की तिथि 1950 है, आप 1945 से भारत में रह रहे हैं, कम से कम 5 वर्ष पहले से, या आज से ले लीजिए, अभी से ले लीजिए कि 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हैं, आपके माता पिता यहीं से पैदा हुए हैं, आपकी पीढ़ी जो है पूरा सब कुछ यहीं निवास वास रहा है, तो आप 100% भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 5 जो है ये नागरिकता का प्रारंभ है, नागरिकता की शुरुआत है, या आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कौनो चीज का बंटवारा करना हो, जैसे मान लीजिए राशन पानी कुछ देना है, कुछ बांटना है, तो आप सबसे पहले किसे बांटेंगे? अगर ये आपके गांव में भोजपत्री बैठा हुआ है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? घराती को खिलाया जाता है, उसके बाद बाराती खाता है।
जैसे जनरली होता है क्या ना कि लगभग पहले ही बाराती आने से पहले, जो बारात होती है, बारात आने से पहले ही घरातियों को खिला दिया जाता है। काफी जगह पर आप देखे होंगे कि इन सब चीजों से निभा जाए कि बाराती आए तो उसके बाद स्पष्ट तौर पर आराम से बैठ के खाएं। शादी विवाह में यही नहीं चलता है। तो वही चीज आपका है, जो नागरिकता का प्रावधान है, सबसे पहला जो नियम है वो उनके लिए बना जो यहां पर निवास कर रहे थे, संविधान लागू होने की तिथि से पहले से ही। समझिएगा। दूसरा अनुच्छेद 6, ये जो नागरिकता का दूसरा अनुच्छेद 6 है, ये क्या कहता है भाई? आपको पता है ना कि भारत जो है इसका विभाजन पाकिस्तान के रूप में किया गया। भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में किया गया, मतलब कि जो पाकिस्तान की जमीन है, जो पाकिस्तान की भूमि है, वह पहले भारत की ही भूमि थी। हिंदू मुस्लिम के तौर पर लगभग बंटवारा किया गया। तो जो पाकिस्तान से हिंदू आएंगे या मुस्लिम या जो भी, जो पाकिस्तान से लौट करके भारत में आ रहे हैं, उनको भी तो आप नागरिकता देंगे। पहला के तहत तो आप यहाँ के नागरिकों को नागरिकता दे दिए। अब दूसरा के तहत आपका फर्ज क्या बनता है? ये फर्ज बनता है कि जो पाकिस्तान से लौट करके भारत में आ रहे हैं, विभाजन अभी हाल ही में हुआ 1947 में। अब 50 में आप नागरिकता के जो नियम है, संविधान के जो सभी साक्ष्य हैं, उनको ला करके सामने रख दिए। तो भाई रख दिए तो अब उन्हें भी नागरिकता देनी पड़ेगी। उसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई। कौन सी तिथि है? 19 जुलाई 1948। ये तिथि क्या है? 19 जुलाई 1948। अभी देखिए क्या है ना कि एनआरसी और सीएए वाला जो मामला था, काफी हद तक इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, उसे हम आगे बताएंगे। पहले आप इसको समझिए। पाकिस्तान से आया हुआ वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका वंश, यानी कि माई बाऊ, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, पाकिस्तान से आया हुआ वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका वंश अविभाजित भारत में ही हो। इसका मतलब आप कुछ समझे? इसका मतलब यह है कि कौनो अमेरिका के हैं, मान लीजिए एंडरसन हो, सैंडरसन हो, कौनो है, अब वो पाकिस्तान में थे, मान लीजिए अमेरिका से पाकिस्तान होते हुए चले आए भारत, तो क्या आप उसको नागरिकता दे देंगे? ब्रिटेन वाला पाकिस्तान से चला आया भारत, आप उसको नागरिकता दे देंगे? नहीं देंगे। अनुच्छेद 6 स्पष्ट तौर पर यही कहता है कि 1947 के पहले जो हमारा भारत था, समझिएगा मेरी बात को, विभाजन के पहले पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, ये पूरी भूमि क्या थी? भारत भूमि थी। तो पाकिस्तान में जिसके माता पिता पैदा हुए हैं, बांग्लादेश में जिसके माता पिता पैदा हुए हैं, सिर्फ वही व्यक्ति अगर भारत में आ रहा है, जैसे विभाजन हो गया, पाकिस्तान से तमाम व्यक्ति भारत में आ गए, तो अगर विदेशी कोई पाकिस्तान होते हुए भारत में आ जाए ना, उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगी जो बंटने से पहले भारत भूमि पर पैदा हुआ हो, उसके माता पिता विभाजन से पहले इस भारत भूमि पर पैदा हुए हो, यानी कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी पैदा हुए हो, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, समझिएगा। तो पाकिस्तान से आया हुआ वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका वंश अविभाजित भारत में जन्म लिया। मुझे लगता है आप अनुच्छेद 6 को स्पष्ट तौर पर समझ चुके हैं। देखिए, जो आप वन लाइनर पढ़ते हैं ना, जैसे होता है कि वन लाइनर हम रटना शुरू कर देते हैं, वन लाइनर रटने से कुछ होने वाला ही नहीं है। नॉर्मल तौर पर आप सिर्फ नागरिकता के बारे में सोचेंगे, यार नागरिकता कैसे मिलल हुई, आप खुद के दिमाग से सोचिए, कहेंगे जो पहले मतलब यहां रहा होगा पहले उसको दिया गया होगा। मान लीजिए आप ही है, किसी डेस्क पर आपको बैठा दिया गया, भारत का बंटवारा कर दिया गया, आप बैठा दिया गया आपको कि चलिए भाई नागरिकता का प्रावधान घोषित करिए, आप नागरिकता दीजिए। तो पहले क्या करेंगे? आपको नागरिकता सबको देनी है। कैसे देंगे? कहेंगे पहले एक काम किया जाए, यहाँ जो जितने लोग रह रहे हैं उनको दे दिया जाए। तो ये नागरिकता का पहला अनुच्छेद 5 हो गया, यहाँ जितने लोग रह रहे हैं उनको दे दीजिए। अब दूसरे में क्या किया जाए? तो भाई विभाजन हुआ है, जो पाकिस्तान से हिंदू मुस्लिम आए, मुस्लिम तो मान लीजिए नहीं आए, हल्का फुल्का जो भी लड़ाई के दौरान चले आए, क्योंकि वो विभाजन इसी आधार पर हुआ था। तो आप दूसरी बार कहेंगे यार जितने लोग आए हैं उनको नागरिकता दे दिया जाए। और ये तिथि कौन सी थी? 19 जुलाई 1948। कह रहे कि ये मान लीजिए जन्म वाला जो है, इसे तमाम चीजें तो हो गई, अलग बात है, एक और इसमें जोड़ दिया जाए कि या वह 19 जुलाई 1948
से पहले भारत में आकर के रह रहा हूं। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आकर के भारत में रह रहे हैं तब अभी आप नागरिक बन सकते हैं। फिर क्या है, या उसके पश्चात आया हो परंतु संविधान लागू होने से पहले पंजीकरण करा लिया हो। समझ रहे मेरी बात को? जैसे मान लीजिए कि तिथि क्या है, समझिएगा मेरी बात को। 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, इतना तो आपको पता है। 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। नागरिकता की तिथि लगभग घोषित की गई 19 जुलाई 1948, क्योंकि भाई विभाजन तो 15 अगस्त 1947 को हो गया, तो क्या एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में आ जाएंगे? आप खुद के दिमाग से सोचिए कि अगस्त 1947 में अगर भारत का बंटवारा हो जाए तो पूरे पाकिस्तान से जितने हिंदू हैं एक ही दिन में तो भारत आएंगे नहीं, क्योंकि उस दौरान मार काट तमाम चीजें चल रही थी, सांप्रदायिक तनाव था। तो कुछ अपनी जान बचा करके हो सकता है 2 महीना लेट पहुंचे, कोई 10 दिन लेट पहुंचे। तो तिथि रख दिया गया कि आप अगर फंस गए हैं तो आराम से 19 जुलाई 1948 तक आपको इतना समय दे दिया गया कि विभाजन 1947 में हो रहा है और आप जुलाई 1948 तक 1 साल पाकिस्तान में मान लीजिए आप रहे। जैसे विभाजन हो गया तो कुछ लोगों को अपनी भूमि से बहुत प्रेम होता है, जो पाकिस्तान में ज्यादा जमीन खेती बनाए रहेंगे तो उनको पाकिस्तान में भाई हम इतना बड़ा जमीन कैसे छोड़ के जाएं बाई चांस। तो सरकार कहीं आप इसके बारे में सोचिएगा। हमें आपको 11 महीने खड़े कर दे रहे हैं, आपके पास 11 महीने हैं उस पाकिस्तान में। यदि मान लीजिए आप किसी मोह माया में फंस गए हैं, भारत में नहीं आना चाहते हैं, तो विभाजन के बाद 6-7 महीना 8 महीना में हो सकता है वहां पर आप डिस्टर्ब हो जाएं, मारकाट शुरू हो जाए, आपके परिवार को हानि होने लगे, तो 6 महीना 8 महीना के बाद तो आपका दिमाग बदल जाए। यह भी हो सकता है, क्योंकि सरकार कोई भी नीति लाती है ना तो एक बार वो थोड़ा लंबे समय तक के लिए लाती है, लोग उसको भांप नहीं पाते हैं। लोग मतलब जैसे होता है ना कि वो हमेशा आम नागरिक अपना फायदा देखते हैं, उन्हें आगे की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। सरकार कोई भी नीति बनाती है आगे पीछे का देख करके। तो सरकार 11 महीने तक का समय दे दी। किस 11 महीने के दौरान भी अगर आप सोच समझ करके 1948 तक 19 जुलाई 1948 तक भी भारत में आ जाएंगे तब भी आप भारत के नागरिक होंगे, बशर्ते आप पाकिस्तान में पैदा हुए हों, आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी पाकिस्तान में पैदा हुए हों, तभी आप भारत के नागरिक होंगे। या तो कम से कम आप 5 साल से रह रहे हो। अब 5 साल की अवधि क्या है? जैसे कोनो विदेशी व्यक्ति है, गेस करिएगा कोई ब्रिटेन वाला है और वो सोचे कि नहीं हम भारत में आए हैं भाई, पहले ब्रिटेन वाले यहां रहते थे, तो कोनो ब्रिटेन वाला है, अब वो आया मान लीजिए 1945 में। कब आया? 1945 में वो भारत आया था। अब पता नहीं इसकी भारत की संस्कृति से उसको प्रेम हो गया, लगाव हो गया, तो उसका भी हक बनता है नागरिकता का, उसका भी पूरा पूरा हक है भारत का नागरिक बनने का। इसके लिए सरकार संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल निर्धारित की कि कम से कम कोई व्यक्ति 5 साल भारत में रहा है तो वह भी नागरिक भारत का माना जाएगा। पाकिस्तान भी विदेश हुआ, 5 साल रहने वाला भी वह भी विदेशी हुआ। सबके लिए अलग अलग प्रावधान थे, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है अनुच्छेद 5 और 6 आप 100% पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अनुच्छेद जो 7 है ना, यह 6 का ही एक उलझा हुआ कहिए या सुलझा हुआ कहिए या एक अलग रूप है, लगभग अनुच्छेद 7 की तरह है, समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले 1 मार्च 1947 ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र का हो जो इस समय पाकिस्तान में चला गया हो, समझिएगा। 1 मार्च 1947 से पहले मान लीजिए कि पीओके है भारत का था। 48 में पाकिस्तानी हरामखोर आक्रमण किए, बाइडेन जो था, बाइडेन से नेहरू सुझाव लिए, बाइडेन कह रहे माउंटबेटन से नेहरू सुझाव लिए, सुझाव लेकर के संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गए। अब वहां पर क्या हुआ, ये जो माउंटबेटन था ब्रिटेन के शाही परिवार का ही एक सदस्य था। अब वही ब्रिटेन वाले क्या किए, 1948 में जहां तक पाकिस्तान घुस आया था भारत में,
उस पूरे क्षेत्र को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिए और कह दिए कि जिसकी सेना जहां पर है वह वहीं पर रहेगा। माउंटबेटन से नेहरू सुझाव लिए। अब माउंटबेटन उसी ब्रिटेन के महाराजा महारानी का सदस्य था और वही ब्रिटेन भारत को धोखा दिया। जहां तक पाकिस्तानी सेना घुस आई थी उस क्षेत्र को विवादित घोषित करा दिया और वहीं पर ये एलओसी बनवा दिया। मान लीजिए कि कोई 1 मार्च 1947 के पहले उस क्षेत्र में पैदा हुआ है जो कि भारतीय क्षेत्र था, अब भले ही न हो। समझिएगा, एक ऐसा भारतीय राज्य क्षेत्र का हो जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भाई हो ही जाना चाहिए ना। 1948 में पीओके पाकिस्तान का भाग बन गया। 1948 में पीओके पाकिस्तान में चला गया। अब ये बताइए, पीओके जो पाकिस्तान में चला गया, क्या वो पीओके वाले जितने नागरिक हैं भारत के नागरिक कहलाएंगे? आप कहेंगे कतई नहीं कहलाएंगे। अगर पीओके वालों को भारत की नागरिकता दे देंगे, अब वो पाकिस्तानी सब सतरंगी काम करके पीओके से उठा के भेज देंगे इंडिया में, कई वैरायटी के सब घुसपैठिए, मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि अगर 1 मार्च 1947 के पहले कौनो ऐसा जमीन है जो कि भारत का भाग था, मगर संविधान लागू होने से पहले वह कोई और देश ले लिया, किसी और देश में चला गया, तो उस भूमि का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बिल्कुल नहीं होगा। मगर इसमें एक रियायत दी गई, परंतु समझिएगा, परंतु यदि वह भारत लौट आया है, कब? अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक बन सकता है। कहने का मतलब क्या है, उस पीओके वाले क्षेत्र में मान लीजिए कौन व्यक्ति पैदा हो गए या वहां पे रह रहे हैं जो भारतीय भूमि का था, अब वो भूमि पाकिस्तान कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान कब्जा कर लिया और उसको भारत से प्रेम है। समझिए, हम थोड़ा सा मानचित्र से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज को समझेंगे। ये मान लीजिए कि हमारी जो है भारत भूमि है, ठीक है ना, भारत भूमि है। अब मान लीजिए यही बगल में पाकिस्तान है और ऊपर आप पीओके है। समझिएगा, ये ऊपर क्या है? पीओके है। पहले ये पीओके जो था इंडिया का भाग था। किसका भाग था? इंडिया का भाग था। और यहां पर मान लीजिए 100 आदमी रह रहे हैं। कितने आदमी? 100 आदमी रह रहे हैं और ये 100 भारतीय कहलाएंगे क्योंकि ये पहले भारत का खंड है। 1948 में पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद इस पीओके वाले क्षेत्र का ऐसा कोई नागरिक है, जैसे मैं ज्यादातर हिंदू हूं, समझिएगा मेरी बात को, ज्यादातर हिंदू हूं, इसे आप धर्म से जोड़ करके मत देखिएगा। ये सरासर एक तरीके से देखा जाए ना तो धर्म से ही जुड़ा है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है सामने जो मुसलमान व्यक्ति देख रहे हो, कोई स्टूडेंट है जो मुस्लिम धर्म के हो, तो उन्हें लग रहा हो कि हम मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हैं, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मगर आप सच्चाई से अगर एक बार मतलब इस चीज को समझेंगे कि अगर कोई खंड जो है भारत का था पाकिस्तान में चला गया है, अब वो वहां के जो व्यक्ति हैं 100% डरेंगे। उनमें एक डर पैदा होगा कि अरे यार कल हम हिंदुस्तान में, मतलब हम हिंदू हैं या मुस्लिम जो भी हैं, हम भारत के थे, आज ये भूमिया जो है पाकिस्तान की हो गई, तो अब हम यहां से भाग चलते हैं। कहां? पाकिस्तान। तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 7 के तहत जो भूमि पाकिस्तान में चली गई थी, अगर उस भूमि का कोई व्यक्ति भारत वापस लौट आता है, कब तक? संविधान लागू होने से पहले तक, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। समझ रहे मेरी बात को? मुझे लगता है आप अनुच्छेद 5, 6 और 7 बखूबी समझ गए। रिवीजन के तौर पर 5 में जो यहां पैदा हुए वह थे, 6 में जो पाकिस्तान से आए वह थे, और 7 में जो भूमि पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान जिस भूमि पर कब्जा कर लिया, अगर उसके लोग चले आए तो वह नागरिक होंगे। और कैसे नागरिक होंगे इसका प्रावधान आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता ले सकता है। अनुच्छेद 8 देखिए क्या कह रहा है, एकदम ही अलग टाइप का है। इसमें भी वही दादा दादी वाली स्थिति आएगी, समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी, इन सब में से कोई, जैसे आप हैं, मान लीजिए आप हैं, या आपके माता पिता हैं, या आपके दादा दादी हों, या आपके नाना नानी हो, इन सभी लोगों में से कोई भी हो, समझिएगा,
कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में जन्म लिया है, इतने लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में जन्म लिया है किंतु किसी और देश में रह रहा हो, समझिएगा। अनुच्छेद 8, 9 और 10, ये जो 3 अनुच्छेद हैं, देखिए आप इन तीनों को इग्नोर भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लिखवा दिए हैं, उसको पढ़ दे रहे हैं, आप उसे देख लीजिएगा और बाकी आप इसे इग्नोर भी कर दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं, समझिएगा। हम पढ़ दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी व्यक्ति, समझ रहे हैं, आप हैं, आपके माता पिता हो, दादा दादी हो या नाना नानी हो, कोई भी इन लोगों में से हैं जो कि भारत में जन्म लिया है। कहां पर? भारत में जन्म लिया है, मगर किंतु किसी और देश में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। आप अगर भारत में जन्मे हैं तब भी आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे, भले ही आप किसी देश में रहिए। आपके माता पिता भारत में जन्मे हैं, आप अमेरिका में रह रहे हैं, तब भी आप भारत के नागरिक समझे माने जाएंगे। कोई भी मतलब नाना नानी, दादा दादी, किसी भी तरीके से, मगर एक शर्त है। क्या है? संविधान के प्रारंभ से पहले आप जिस देश में रह रहे थे वहां के राजनयिक से आप नागरिकता ले लिए हो। संविधान के प्रारंभ होने से पहले की बात कर रहे हैं कि संविधान प्रारंभ होने से पहले की तिथि के हिसाब से आप संबंधित देश के राजनयिक से जो है आवेदन कर चुके हो। किसके लिए? जैसे उस समय क्या था, उस समय यही था ना कि सुभाष चंद्र बोस जापान में जाते थे, कोई जर्मनी में जाता था, कोई इंग्लैंड, कोई फ्रांस, सब मतलब विदेशों में रहते थे। क्रांतिकारी भी, यहां तक कि दादा भाई नौरोजी, खुदीराम बोस, सब लोग विदेशों में जाके रहते थे। तो बाई चांस वो मान लीजिए कि आजादी के बाद किसी तरीके से अपना वहां पर निवास कर रहे थे या रह रहे थे, उस संबंधित देश के राजनयिक को सूचित कर दिया कि भैया देखिए हम भी भारत में जन्मे हैं, विभाजन हो गया है, मगर हमारी नागरिकता मत छीनिए, इस समय हम नहीं जा पा रहे हैं, मगर हमें हमारी नागरिकता दे दीजिए। ऐसा कब करना था? संविधान लागू होने से पहले आप उसी देश में राजनयिक को सूचित कर दिए, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 9 और 10 वो आपको पढ़ना है, वो हम छोड़ रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 11 स्पष्ट करता है कि नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार है किसके पास होगा? इसके पहले हम बता दिए हैं, संसद के पास होगा। ये जो नागरिकता के जितने भी कानून बनाए हैं या इनमें संशोधन, नागरिकता से जुड़ी किसी भी विषय पर संशोधन हो, नियम हो, कानून कायदे, कौन बनाएगी? संसद को बनाने का इसका अधिकार होगा। किस अनुच्छेद के तहत? आप कहेंगे अनुच्छेद 11 के तहत, आप इसको लिख लीजिए नीचे। अनुच्छेद 11 या 8 के बाद 9, 10 यदि मन है, अगर 9, 10 है तो आप अपने से लिख लीजिए, नहीं बाकी सीधे 11वां लिखिए। अनुच्छेद 11 की नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होगा, ठीक है ना। तो आज की ये दूसरी क्लास थी, भाग 2 पूरे तरीके से 100% कंप्लीट हुआ। 9, 10 आपको करना है अपने से, और इस कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी आप ही बताएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो 23 भाग बचे हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। अगला जो है आपका मूल अधिकार है, जो कि थोड़ा लंबा 2-3 क्लासों में, कम से कम 3-4 क्लासों में भी जा सकता है, क्योंकि वो 12 से 35 तक है, ठीक है ना।